हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। सेल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सेल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का। हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल। अगर आप किसी इंडिविजुअल को उठाओगे उसके अंदर आपको 100% एक बेसिक यूनिट सेल मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये बात आपके पास विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, जो भी बहुत सारे जिसके अंदर टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा उसके रिस्पेक्ट में आपसे ये चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो सेल हमारे पास में एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, ये हम लोगों ने जान लिया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप यहाँ पर क्या चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास में एक इंडिविजुअल सेल है। ओके, सो बहुत सारे सेल मिलके आपके पास में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टिश्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको जानने में बहुत ईजी रहे चीज़ें। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो वो आपके पास मिलकर फॉर्म करते हैं टिश्यू। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे, बट प्लीज़ एक बार आप मेरी बात को पहले गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करेंगे जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके आपके पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसको हम लोग ऑर्गन कह सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम फॉर्म करेंगे जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके आपके पास एक इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं जैसे आप और मैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम लोग एक सिंपल सा एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। जैसे मैंने अपने स्टमक का एक पार्ट निकाला। ठीक है, छोटा सा पार्ट था, उसको मैंने निकाला, उसको मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। ठीक है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ माइक्रोस्कोप के अंदर कि एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है जिसको मैंने कहा सेल। ओके, ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मुझे मिला, सेल। अब मैग्नीफिकेशन मैंने थोड़ा कम किया तो मुझे ग्रुप ऑफ सेल्स मिले वहाँ पे जिसको मैंने कहा ये तो टिश्यू है। ठीक है, और ये टिश्यू मैंने कहाँ से ऑब्टेन किया था, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूँ तो बेटा ये आपका होता है ऑर्गन, जो कि मेरे केस के अंदर क्या है, स्टमक है। ओके, ऐसे ही अगर मैं ये सेम चीज़ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में करूँ या फिर मैं अपने ईसोफेगस के साथ में करूँ, ठीक है, ठीक है, तो मुझे सेम चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके पास किसके पार्ट है, दीज आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, दीज आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही बॉडी के अंदर दूसरे सिस्टम भी आपके पास प्रेजेंट है जो कि आप आपके फर्दर स्टडीज़ के अंदर पढ़ेंगे, लाइकवाइज योर रीनल सिस्टम, लाइकवाइज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइकवाइज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो ये सारे सिस्टम आपके पास मिलके बॉडी के अंदर एक इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे जो कि आप या मैं हूँ। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म, दैट इज मी, दिस इज मी। ओके, ये सारे सिस्टम मिलकर आपके पास इट फॉर्म्स यू एंड मी। ओके, सो हमारा एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा, सबसे पहला हुआ हमारे पास सेल। सो दैट इज वाई सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर। ओके, now we move on to our next part, what is the principal constituent of the cell। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हम किसी सेल को एग्जामिन करते हैं या आप किसी भी सेल को उठाते हैं, उसको अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी बेटा, जो कि है आपका सेल मेम्ब्रेन, आपका न्यूक्लियस एंड आपका साइटोप्लाज्म। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में मोटा मोटी हम लोग जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का आपके पास काम है एक घर का। आपके पास क्या रिक्वायर्ड होता है, एक फिजियोलॉजिकल नीड हमारे पास होती है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो एक घर का नीड जो है, मकान का नीड है, वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है। ये आपके पास में सेल की कवरिंग कर रहा है कि आप आराम से सेल को एक वॉल के अंदर इनकेस करके रखें, जिसकी मदद से आपके पास में सेल, जिसके अंदर सेल अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करके अपने सारे काम कर पाए। ठीक है, अब सेल की यहाँ पे आपने प्रोटेक्शन इंश्योर कर दी है, उसके बाद में जो नेचर है
बेटा उसका डिमांड करता है कि आप आपके नंबर को इंक्रीज़ करें, तो वो काम आपके पास में आपका कर रहा है न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस जो होता है वो आपके पास में जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरह से स्टोर करके रखता है। और साइटोप्लाज्म जो है ये आपके पास में आप कह सकते हैं ये रोटी का काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इसके अंदर आपके पास सारे एन नंबर ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक मीडियम मिलता है जिसके थ्रू आप आपके सारे रिएक्शन इसके अंदर कर पा रहे हैं। सेल के अंदर जो भी मेजरली रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, वो एक आपके पास न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का एक मीडिया है। ये आपको एनरिच पूरा एकदम भर के एकदम मीडिया आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गई मोटा मोटी बात ऊपर से। अब हम लोग इंडिविजुअली इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपके पास में लिपिड बायलेयर होता है। लिपिड बायलेयर मीन्स यहाँ पे आपके पास 2 लेयर ऑफ लिपिड होती है। लिपिड 2 लेयर ऑफ लिपिड है, जो कि मैं यहाँ पे आपको डिपिक्ट करके बता रहा हूँ बेटा, प्लीज़ इसको गौर से देखिए। दिस इज़ योर फर्स्ट लेयर एंड दिस इज़ योर सेकेंड लेयर, इट इज़ अ लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर के अंदर अगर आप एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को उठा के देखें, जैसे कि मैंने यहाँ मार्क किया है, ये मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये एक मैंने इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को मार्क किया है जिसको हम लोग हाईलाइट करके यहाँ देख रहे हैं। तो आपके पास में ये एक हाइड्रोफोबिक हेड वाला स्ट्रक्चर है और हाइड्रोफिलिक टेल वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपके पास एक लिपिड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक हेड है और 2 टेल प्रेजेंट है। ये हेड जो है ये हाइड्रोफोबिक है, इसको आई एम सॉरी, ये हाइड्रोफिलिक है बेटा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब इसको पानी से प्यार है बेटा। ठीक है, ये तो ये हमेशा पानी की तरफ इंडिकेटेड रहेगा। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एज यू नो इट इज़ दीज आर हाइड्रोफोबिक थिंग्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल जो होगी वो हमेशा आपके पास में वाटर से दूर की तरफ होगी। तो इसके अंदर ये सैचुरेटेड आपके पास में हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसकी आपके पास में बनी होती है। और ये वेरी करती है बेटा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपके पास नंबर ऑफ कार्बन पे बेस्ड होता है। और आपके पास में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसके बेसिस पे भी इसका अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से ये आपके पास मूवमेंट प्रोवाइड करती है और जिसकी वजह से ही आपके पास में आप गुड लिपिड और बैड लिपिड के बीच में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें एक बेसिक स्ट्रक्चर की सेल मेम्ब्रेन की, तो ये आपके पास लिपिड बायलेयर है जिसके अंदर आपके पास में प्रोटीन एम्बेडेड है। तो जो प्रोटीन एम्बेडेड है ये आपके पास एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने आपके पास में एक मॉडल प्रपोज करा था, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। उसके अकॉर्डिंग आपके पास में जो लिपिड होता है वो आपके पास में बिल्कुल एक समुद्र जैसा है, जिसके अंदर आपके पास में प्रोटीन जो होते हैं वो आइसबर्ग की तरह तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लिपिड बाइलेयर का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो 20 to 40% है ड्राई वेट में। ओके, और प्रोटीन का कंटेंट जो है वो 60% है। तो अगर मैं बात करूँ कि आपके पास में जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्री फ्लूइडिटी देती है या नहीं देती है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर लिपिड कंटेंट। अगर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा तो प्रोटीन आपके पास इजीली फ्लो कर पाएगा। ओके, तो प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन इज मूवेबल और नॉट, इट इज टोटली इट इज डिपेक्टिंग द योर फ्लूइडिटी ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो प्रोटीन कंटेंट आपके पास में 3 तरह के प्रोटीन होते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सो आपके पास में जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, सबसे पहले बात करते हैं। तो आपके पास में जो सेल होगा, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सेल है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे जूम आउट करके देख रहे हैं। ओके, तो जो अंदर वाला, तो इसके अंदर 2 लेयर होगी बेटा, 1 ये 2। ठीक है, तो सेल के अंदर वाली जो पार्ट है उसको मैंने 2 से डिपेक्ट करा है और बाहर वाली 1 से मैंने डिपेक्ट करा है। तो जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, वो आपकी 1 की तरफ है। ECF जो है वो आपका 1 की तरफ है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो आपके पास में 2 की तरफ है। ओके, जो कि यहाँ पे हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं। तो बेटा जानने वाली बात यह है कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो हमेशा आपके पास में ICF यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा,
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो आउटर लेयर की तरफ होगा यानी ईसीएफ की तरफ होगा, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वो आपके पास में दोनों लेयर के थ्रू पास होगा, जो कि आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपके पास जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आपके पास में हमेशा ईसीएफ की तरफ रहेगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन आपके पास में आईसीएफ की तरफ रहेगा, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होगा वो आपके पास क्रॉस कराने में इसकी हेल्प करेगा। एक बेसिक आइडिया आपको नॉलेज, मतलब एक डेटा बेस्ड चीज़ है जो आप अगर याद कर सके तो वेरी बेट इट इज़ वेरी गुड, कि आपके पास जो थिकनेस होती है वो 7 to 10 नैनोमीटर प्रेजेंट होती है आपके लिपिड बाइलेयर की। ओके, सो हाँ ठीक है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का अब हम लोग फंक्शन देख सकते हैं कि क्या क्या होते हैं। इट इज़ एक्टिंग एज अ चैनल, जो कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं। ठीक है, आपके पास ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू प्रोटीन के तरह भी एक्ट कर सकता है। कैरियर प्रोटीन आपके पास, आई एम सॉरी एक सेकेंड, ओके, तो ये आपके पास कैरियर प्रोटीन की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो आपके पास में जैसे प्रोटीन वगैरह होते हैं उनको कैरी करते हैं। इट कैन एक्ट एज अ पम्प, वेरी गुड एग्जांपल इज सोडियम पोटेशियम पम्प। इट कैन एक्ट एज अ रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर आपके पास में जी कपल्ड रिसेप्टर होता है। ये आई थिंक आपको अभी नहीं पता लगेगा, जब आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तब फार्माकोलॉजी जो होती है जब आप पढ़ेंगे तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। लेकिन आप एक चीज़ मान लीजिए कि आपके पास सेल का जो सेल का सरफेस होता है, ठीक है, ये सेल का सरफेस है मान लीजिए, इसके ऊपर कोई भी ड्रग आके एक्ट कर रही है, वो कैसे कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जैसे जीपीसीआर मैंने यहाँ पे लिखा, जी कपल्ड रिसेप्टर, ये एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है बेटा। ठीक है, हेप्टावेलेंट या फिर हेप्टावेलेंट आपके पास ये मेजरली प्रेजेंट होता है। तो कोई भी ड्रग जो होती है वो यहाँ पे आके बाइंड करती है और ये कुछ चेंजेस करती है आपके सेल मेम्ब्रेन पे, जो कि आपके सेल के अंदर रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, बस मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज, एक पर्सपेक्टिव देने के लिए आपको ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसको आप भले ही भूल सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके पास में जो कि रिसेप्टर होते हैं उनकी तरह भी एक्ट कर सकता है, जो कि निकोटिनिक और मस्कार्निक रिसेप्टर एंजाइम जो भी, ठीक है, रिसेप्टर यही है, जीपीसी या निकोटिनिक मस्कार्निक रिसेप्टर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का काम हो गया। ठीक है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आपके पास फंक्शन कैसे कर रहे हैं, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आपके पास में कोई भी मटेरियल आया, जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए बस। ओके, तो ये जैसे आपके पास सेल है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर हो गई। ओके, कोई भी आया, जैसे मान लीजिए नॉन पोलर, आई एम सॉरी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो तो आपके पास सीधे पास कर जाएंगे। ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो आपके पास करने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि लिपिड लेयर है इसके अंदर। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजीली पास होके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास में मैं बना देता हूँ एक सेकेंड, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा स्टाइलस मेरा अटक रहा है। ओके, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एकदम मंदिर में दर्शन कराने वाले पुजारी होते हैं ना, जो एकदम बोलते हैं आप 500 रुपये दीजिए हम आपको ले जाएंगे, ये वही पुजारी है। ठीक है, आपके पास कोई भी मटेरियल आया, ठीक है, यहाँ पे इसने बोला ठीक है भाई साहब आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये इसको ले गया अंदर, दर्शन करा दिए, ये काम है बस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का। ओके, यहाँ पे आपके पास अब ये रिसेप्टर की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ पे ये आपके पास पंप की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ पे आपके पास ये चैनल की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ पे आपके पास ये रिसेप्टर की तरह एक्ट कर सकता है, और इवन आपके पास यहाँ पे ये आपकी एंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे बेटा। सेल मेम्ब्रेन जो होगा आपके पास में कोलेस्ट्रॉल सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि आपके पास स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आपके पास में प्रोवाइड कर रहा है। फॉस्फोलिपिड आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर है, जो कि स्फिंगोलिपिड, फॉस्फोलिपिड आप कुछ भी कह लीजिए। तीसरा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास कार्बोहाइड्रेट, चौथा आपके पास में प्रोटीन है। तो कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, जिस निकोल्सन मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग ये लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करेंगे। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलके आपके पास में ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करेंगे। ग्लाइकोलिपिड जो टर्म है उसको भी आप इवन ब्रेक करके देखेंगे तो आपके पास में आपको मिल जाएगा, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके आपके पास में
ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। काम क्या है? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, सेल रीऑर्गेनाइजेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, यू कैन स्किप इट। ठीक है, उतना ही पढ़िए जितना आप पहले कर पाते हैं। एक्स्ट्रा होगा ये आपके पास में हमेशा अवेलेबल है, आप कभी भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या क्या है? सबसे पहला काम, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, वो उसको इनकेस करके रख रहा है एक वॉल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके जो भी मेटाबॉलिज्म है सेल का वो आप इजीली परफॉर्म कीजिए, मैंने आपको एक केस प्रोवाइड कर दिया है। दूसरा काम होता है सेल मेम्ब्रेन का डाइजेशन का। डाइजेस्टिव हो सकता है क्योंकि इंजेस्ट करता है आपके पास में कोई भी मटेरियल आया, मान लीजिए ओके, कोई भी लिपिड सॉल्युबल मटेरियल आया, ये यहाँ पे आएगा, इस लिपिड के साथ मिल जाएगा और ये कॉन्स्टिट्यूएंट अंदर रिलीज़ कर देगा। इंजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है एक्सक्रीशन भी कर सकता है। जो लाइसोसोम्स होते हैं आपके पास में सेल के अंदर, लाइसोसोम्स जो आते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे और आपका मटेरियल जो होगा वो बाहर की तरफ रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हो गया। प्रोटेक्टिव, डाइजेस्टिव, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, जो कि हम लोग पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपसे बात करी, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा आप बात करिए पोलर मॉलिक्यूल्स की। पोलर मॉलिक्यूल मतलब इनके अंदर आपके पास चार्ज प्रेजेंट है। और हम लोग बात कर चुके हैं लिपिड, लिपिड बाई लेयर है। लिपिड का जो आउटर एंड है वो आपके पास में क्या है बेटा? वो आपके पास में अगर आप याद करें, इट इज़ योर हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है डॉटेड, ठीक है, ये आपके पास में हाइड्रोफोबिक पार्ट है बेटा। हाइड्रोफोबिक पार्ट है मतलब ये आपके पास में पानी या फिर जो पोलर मॉलिक्यूल है उनको अंदर घुसने नहीं देगा। इसीलिए हमको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का भी ज़रूरत पड़ रहा था, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया था। ठीक है बेटा, तो जो पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे आपके पास यूरिया हो गया, यूरिया का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल एज दैट, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं, आप इजीली पढ़ते भी हैं सब चीज़ें। मैं बायोलॉजी टीचर हूँ लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये एक चार्ज मॉलिक्यूल, इसमें आपके पास में चार्ज 100% प्रेजेंट होगा। यूरिया आपके पास चार्ज है, ग्लूकोज आपके पास एक चार्ज मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपके पास में डायरेक्टली डिफ्यूजन या आपके पास में फैसिलिटेड डिफ्यूजन, किसी पैसिव मूवमेंट के थ्रू अंदर नहीं जा सकते हैं। इसको आपके पास में हमेशा एक कैरियर रिक्वायर्ड होगा बेटा। तो याद रखिए, ग्लूकोज के साथ में सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम के साथ ग्लूकोज आता है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, एस ग्लट, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस कम है। एस ग्लट, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये आपके पास प्रेजेंट होगा जो कि आपके पास मूवमेंट में हेल्प करेगा। वहीं बात करें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लाइक वाइज योर ऑक्सीजन एंड CO2 गैसेज, सिंपल मॉलिक्यूल, ये आपके पास नॉन पोलर हैं। तो ये आपके पास में आएंगे और बोलेंगे लिपिड को कि भाई हम तो सेम सेम चार्जलेस। ओके, अब चार्जलेस देखते ही इसका दिल पिघल जाएगा, ये बोलेगा आ मेरे भाई मुझ में समा जा। ठीक है, तो यहाँ से आया, ओके, ऑक्सीजन ने देखा ये है अपना भाई, ठीक है, ये हो गया नॉन पोलर। ये आया और ये बोला कि हम तो सेम बिरादरी के बिरादर, तो ये बोला ओके देन गो इनसाइड, ये गया अंदर, ऑक्सीजन आ गया। ओके, सिंपल एज दैट। ऑक्सीजन आपके पास में ट्रांसपोर्ट करके सेल के अंदर जा सकता है वाया सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, एज सिंपल एज बेटा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोफोबिक आपके पास हेड है, तो वो हमेशा अपने बिरादरी वालों को यानी नॉन पोलर वालों को ही अंदर जाने देगा। ओके, अनदर एक छोटा सा फंक्शन है कि आपके पास में जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनको ये बाइंड करके रखता है, जो कि आप फर्दर पढ़ेंगे, डेस्मोसोम्स, अडैरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए इसको यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, जब बायो मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन लेंगे। ठीक है, NCERT के कुछ हिडन पॉइंट्स जो कि हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं। ह्यूमन RBC पर केमिकल स्टडी करके ही सबसे पहले हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता लगाया गया था। RBC के अंदर प्रोटीन इस टू लिपिड कंटेंट आपके पास 52:40 के रेशियो में प्रेजेंट होता है।
सिंगर एंड निकोलसन लिपिड बायोलेड मोलिक्यूल फ्लूइड मोज़ैक मॉडल मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटीन जिसमें आइसबर्ग होता है और लिपिड का आपके पास सी होता है। द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मेजर्स द फ्लूइडिटी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, जो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे जब हम लोग जो ऑर्गेनलीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा मोटा मोटा आपके पास में सेल मेम्ब्रेन की। ओके, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कंपोनेंट की, यानी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को बेटा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो भी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मेजर 99.9% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास न्यूक्लियस के अंदर आपकी प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो आपके पास जीन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मात्र 37 बेस पेयर्स आपके पास प्रेजेंट होता है। ये सब चीज़ें आपको शायद अभी नहीं समझ आए, जब हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर तब ये चीज़ें आपके पास और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बस आप एक बार अभी सुन लीजिए चीज़ें, ये चीज़ें आपको तब और अच्छे से एक्सप्लेन करी जाएंगी। अभी आप सिर्फ बेसिक्स पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ओके ठीक है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। तो एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आपके पास में एक सेल होगा। ठीक है, सेल का दिलो दिमाग ये न्यूक्लियस है बेटा, जो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीफाई करके बना रखा है। ये जो सेंट्रल पार्ट मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये आपके पास में आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको हम लोगों ने मैग्नीफाई करके यहाँ पे इस डायग्राम में डिपिक्ट किया हुआ है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी आप देख सकते हैं न्यूक्लियर लिपिड बायोमेम्ब्रेन इसके अंदर भी प्रेजेंट है, और कुछ कुछ पोर्स इसके अंदर ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्स आपके पास आप देख रहे हैं। ओके, ये आपके पास इसके मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स हैं। ये पोर्स इसलिए हैं बेटा क्योंकि आपके पास में जो जेनेटिक मटेरियल अंदर सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के अंदर, आपके पास में हमेशा क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवाइड करता है, जो कि आपके न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है डिवीजन को कंट्रोल करना, तो जब आपके पास सेल डिवाइड करता है बेटा, तब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोजोम के अंदर फॉर्मेशन होता है। और ये क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोमल मटेरियल जो होता है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास में रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, जो मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट होता है, उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये डीएनए से आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब सिंस न्यूक्लियस के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि आपके पास में एट दी एंड आपको प्रोटीन ही फॉर्मेशन करना है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है आरएनए से आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको लिख कर भी बता देता हूँ। जो डीएनए होता है, बेसिक आपके पास स्ट्रक्चर आपके अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए से आपके पास में आरएनए बनेगा, और आरएनए से आपके पास में प्रोटीन बनेगा। ये आपके पास एक सेंट्रल डॉगमा जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि आप 12th क्लास में आपकी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे बिल्कुल। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार सुन लीजिए, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके पास रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, और ये आपके पास में ये आपके पास में डीएनए से डीएनए का बनना आपके पास में कहलाता है डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, ये आपके पास में कहलाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना आपके पास में कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना आपके पास में कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस ट्रांसलेशन का जो तीसरा प्रोसेस है, इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड होता है राइबोसोम का। ठीक है, जो कि आपके पास में न्यूक्लियस के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो जो आरएनए होता है, ये आपके पास में बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ बाहर आपके पास में पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके अंदर बहुत सारे आपके पास में आपको राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली मिल जाएंगे, जो कि इसका काम आसान कर देंगे ट्रांसलेशन का। ओके, स्क्रीन हंग हो गया, एक सेकेंड प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ओके, और ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ थे। ओके ओके, ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने जान लिया कि यहाँ पे ट्रांसलेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियर पोर्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि आपके पास में जो आरएनए अंदर सिंथेसाइज हुआ, जो कि न्यूक्लियोलस एक डेंसेस्ट पार्ट होता है यहाँ पे,
जहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से बनकर वो आपके साइटोप्लाज्म में जाता है ताकि ट्रांसलेशन हो पाए। ये पूरा प्रोसेस हम लोग आई अश्योर यू हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन बस आप एक मोटा मोटी बात यहाँ पे मैं आपको बस स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास में न्यूक्लियर पोर क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ऐसी चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हैं जो जिसका न्यूक्लियस से एस्केप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपना फर्दर प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है न्यूक्लियस का वो 10 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, आपके पास न्यूक्लियस जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर आपके पास इट कंटेन्स योर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जो भी आप देखते हैं आपके फॉरेंसिक्स के अंदर, ठीक है, जो मैटरनल डिस्प्यूट्स वगैरह जो भी होते हैं उसके अंदर आपका जो डीएनए होता है उसको ही एनालाइज किया जाता है। ओके, सो ट्रांसलेशन आपके पास में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास में कंटेंट क्या क्या होंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो आपके पास में 80% प्रोटीन का होगा। तो आप यहाँ पे बात करेंगे कितनी देर से मैं डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ कि डीएनए है डीएनए, पर ये प्रोटीन इसके अंदर 80% क्यों है? क्योंकि बेटा जो आपके पास में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है ये आपके पास एंजाइम बेस्ड होता है। ठीक है, इसके लिए आपको एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, और एंजाइम जो होता है वो आपके पास में प्रोटीन्स ही होते हैं बेटा। ठीक है, ये 3D अरेंजमेंट के प्रोटीन है। 3D arrangement of protein, it result into the formations of structure called as enzyme. Okay, as simple as that, don't make the thing complicated. ठीक है, 80% आपके पास प्रोटीन कंटेंट होगा, 18% आपके पास डीएनए होगा, 2% आरएनए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए, इट कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम। ओके, मूविंग ऑन, थर्ड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, दो कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में एक शॉर्ट आइडिया, ब्रीफ आइडिया लिया। अब हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए के अंदर, आई एम सॉरी, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपने आरएनए बना लिया, डीएनए से आपने आरएनए बना दिया। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अब जो आरएनए है उससे आपको प्रोटीन बनाना है, जो कि हम लोग प्रोसेस कहते हैं ट्रांसलेशन, तो उसके लिए साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म में ही वो क्यों आया, न्यूक्लियस में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम की तरह और भी आपके पास में जो सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक साइटोप्लाज्म आपके पास में एक बहुत बड़ा मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपके पास सारे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर मेजरली आपके वाटर कंटेंट होता है, इसके अंदर आपके पास सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पास में जो पूरा सेल का एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए एक प्लेग्राउंड है जो कि है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 70 to 90% कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो आपके पास वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ही सेलुलर एक्टिविटी का एक आप कह सकते हैं कि ये रणभूमि जैसी है। ठीक है, सेमी फ्लूइड इसका नेचर आपके पास प्रेजेंट होगा। ओके, कंटेंट, इट कंटेन सेवरल ऑर्गेनेलीज दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड दैट आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। जो आपके पास में लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होती, जो कि आप आई थिंक आपने आपके जो बैक्टीरियोलॉजी है उसके अंदर आपने माइट भी ये पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो हम लोग उसको भी बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अब लोग हम लोग बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनलीज, इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनलीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो मैंने इमोजी बनाई है ये कुछ नहीं है, ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, इट इज़ योर न्यूक्लियस। इट वॉज गेटिंग वेरी बोरिंग, सो आई थॉट लेट्स मेक सम स्पाइस इट अप। ओके, तो जो न्यूक्लियस है उससे अचानक से आपको दिखेगा कि इसको करंट लग गया है। ये करंट नहीं लगा है बेटा। ओके, ये आपके पास में आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसकी एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन की, जो कि आपके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह के होते हैं बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हम लोग डिसाइड कैसे करें कौन सा रफ है कौन सा स्मूथ है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंटेंट ऑफ योर राइबोसोम। वही राइबोसोम जिसकी तलाश में ये कमबख्त आरएनए जो था वो न्यूक्लियस का साथ छोड़ के, ये यहाँ से न्यूक्लियस का साथ छोड़ के साइटोप्लाज्म में आता है। यही कमबख्त जो होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो जिस पर आपके पास में राइबोसोम एब्सेंट होगा, ठीक है, जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होगा वो आपके पास में क्या कहलाएगी बेटा, वो कहलाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ ये बेवफा राइबोसोम प्रेजेंट निकला तो वो आपके पास में कहलाएगी बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ हो जाएगा ना बेटा वहाँ सरफेस, राइबोसोम जहाँ प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो आपकी कहलाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे आपके पास में एब्सेंट होगा वो अपने पास कहलाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने यहाँ पे डिपिक्ट कर दिया है। ठीक है, तो एस फॉर स्मूथ, एस फॉर स्टेरॉयड, यानी जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो आपके पास में स्टेरॉयड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वहीं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब राइबोसोम का काम आपको पता है कि ये आपके पास में ट्रांसलेशन के अंदर हेल्प करता है। तो जो आरएनए होता है बेटा वो आके यहाँ पे जुड़ता है, क्योंकि उसी की तलाश में निकला था ये न्यूक्लियस से, यहाँ पे आके जुड़ेगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और ये आपके पास में प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इसको बस एक फिल्म की तरह याद रखो। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो अब इसका पार्ट भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बायोलॉजी है, हम कुछ भी करेंगे, हमारे हाथ में है भाई। ठीक है, तो इसके दो सरफेसेस होते हैं बेटा, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब ल्यूमिनल नाम से पता लग रहा है ल्यूमन के अंदर है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी ल्यूमन के बाहर है। बायोलॉजी इज़ ओनली अबाउट टर्मिनोलॉजी। आप टर्मिनोलॉजी पे कमांड ले लीजिए, बायोलॉजी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ल्यूमन के अंदर है ल्यूमिनल, ल्यूमन के बाहर है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो जैसा, हाँ, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बताना भूल गए बेटा, एक इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये नोट हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपके पास एक कंप्लीट यूनिट होती है जिसके अंदर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा। ये चारों ही आपके पास में यहाँ पर क्या है, ये चारों ही आपके पास में सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, ये चारों आपके पास सेल ऑर्गेनेलीज है। अब इसके बारे में हम लोग इसको हम लोग अब से ईएस डिपिक्ट करके बोलेंगे। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पर फंक्शन में आता है। आपके पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अब इसने प्रोटीन सिंथेसाइज कर ली। अब प्रोटीन सिंथेसाइज करके क्या करेगा भाई? ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो एक रॉ मटेरियल है बेटा। रॉ मटेरियल को आपको एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसका काम आपके पास में एक दूसरी एडजेसेंट सेल ऑर्गेनेली जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पड़ोस में ही आप जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री से आपके पास कोई प्रोडक्ट निकला, वो अनफिनिश प्रोडक्ट है, तो वो एक लैब में ले जाया जा रहा है। वो लैब जो है वो गोल्गी बॉडी है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट को फिनिश किया जाएगा। ठीक है, उस फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग एक गाड़ी में लोड करेंगे, जो कि आपके पास में आपके वैक्यूल्स या फिर लाइसोसोम्स हैं, और ये गाड़ी जो होगी ये आपके पास एक एंड पॉइंट पे जाएगी और इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगी। ठीक है, ये सारा जो सिस्टम है प्रोडक्शन का, इसको हम लोग ईएस से डिफाइन कर रहे हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से डिफाइन कर रहे हैं। इसी सिस्टम को हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, कहाँ पहुँचे हम? ठीक है, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। तो बेटा यहाँ तो आई थिंक आपको क्लियर है चीज़ें कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कह रहे हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया। अब कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ से सिंथेसाइज किया, वो आपके पास में जाएगा कहाँ पे? आपके गोल्गी अपैरेटस के अंदर। तो जो गोल्गी अपैरेटस है बेटा, इसको मैं कहता हूँ कि ये आपकी सेल का स्विगी या जोमेटो है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस के अंदर आपके पास वेसिकल्स भी इंक्लूड कर रहा है, ये आपके पास लाइसोसोम भी फॉर्म कर रहा है, और ये आपके पास में सेल रिपेयर के अंदर भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, इन सब के बारे में, ये वेसिकल, लाइसोसोम, ये एक इंडिविजुअल आपके पास में आप कह सकते हैं, ये आपके पास इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेलीज है, जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन आप एक मोटा मोटी वेग आइडिया ले लीजिए इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस के अंदर आपके पास दो फेज़ होते हैं बेटा, सिस फेज़ और ट्रांस फेज़। ठीक है, तो जो सिस फेज़ होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि, एक सेकेंड, इट इज़ नॉट विजिबल टू यू बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दैट। यहाँ पे वाइट कलर से लिखा गया है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड बस। ओके, तो ये जो सिस फेज़ है बेटा, ये आपके पास में कॉन्वेक्स शेप का होगा, और ये जो ट्रांस फेज़ है ये वाला, यहाँ आपके पास सिस फेज़ है, ये आपका ट्रांस फेज़ है, ये आपके पास में कॉन्केव फेज़ होगा, ये आपके पास कॉन्केव फेज़ है। तो जो आपके पास सिस फेज़ है, यहाँ से आपके पास में आपका जो रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल जो है वो एंटर कर रहा है। ओके,
यहाँ से आपके पास में प्रोडक्ट जो है वो एंटर कर रहा है। तो इस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर सिस फेज के थ्रू एंटर कर रहा है, जो कि कॉन्वेक्स शेप है। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस के पास में कॉन्वेक्स शेप है। यहाँ से प्रोडक्ट एंटर कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई होके ये बोला कि चलो थैली में पैक करो और भेजो। कॉनकेव साइड पे आया, जो कि आपके पास में यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे प्रोडक्ट पैक हुआ और ये ये वाला सिस फेज था, ये वाला ट्रांस फेज है, ठीक है। ट्रांस फेज से ये आपके पास में सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर स्टोर हुआ मटेरियल, और यहाँ से बोला गाड़ी में बैठ के चलो, अब ये पहुँचेगा अपनी मंजिल तक, ठीक है। तो ये एक छोटा सा काम है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल। बस आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो गोल्गी अपैरेटस आई थिंक आपको क्लियर है। ये आपके पास में पैकिंग करता है मटेरियल की, उसको एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर ये कन्वर्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, आप कह सकते हैं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस से वेसिकल के फॉर्म में, ठीक है, ये स्टोर होता है और बाहर की तरफ रिलीज़ होगा। आप एक दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आपको हाँ, एक कैमेलियो जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कुछ पॉइंट, ठीक है, जो इंडिविजुअल पार्ट है ये गोल्गी बॉडी के, इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। जो एक इंडिविजुअल पैरेलल पार्ट है ये जो पैरेलल बॉडीज़ हैं, इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। ये सिस्टर्नीज होते हैं बेटा, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, ये भी आपकी एनसीईआरटी कहती है 1898 के अंदर। फैक्चुअल चीज़ है, प्लीज़ आप एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर मारिएगा इस लेक्चर के बाद में, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। एक दूसरे ऑर्गेनली के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तब तक। ये होती है आपकी लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं मस्करे मोहब्बत। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये आपके पास मस्करे तोयबा का मेंबर है, यानी ये आपके पास सुसाइड बॉम्बर है। बॉडी के अंदर आपके पास में लाइसोसोम का रिक्वायरमेंट होता है जब हम लोग एपोप्टोसिस करते हैं। एपोप्टोसिस आपके पास एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है, एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आपकी बॉडी आपके जो हार्मफुल सेल्स होते हैं बॉडी के, या नॉन नीडफुल सेल्स होते हैं, उनको किल कर देती है, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज क्रिएट ना कर पाए, ठीक है। तो लाइसोसोम आपके पास एक ऑर्गेनली होती है जिसके अंदर ऐसे बॉम्ब प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेल को किल करने के लिए, जिसके बारे में शायद हम लोग थोड़ी देर में और डिटेल में, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग इसके बारे में पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा मैंने और इसके बारे में लेक्चर में फर्दर थोड़ा सा प्रिपेयर कर रखा है, इसके बारे में वहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप एक मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए कि लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनली होती है जो कि गोल्गी अपैरेटस से फॉर्म होकर बनती है, जिसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, या आप समझ लीजिए एक ऐसा बॉम्ब है जो कि आपके पास भिड़ेगा किसी डैमेज स्ट्रक्चर के साथ में। एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये बॉडी का, जिसकी मदद से वो एक ख़राब सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस प्रोसेस को मैंने कहा है मस्करे मोहब्बत। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, दूसरी एक सेल ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपकी बॉडी का बिजली विभाग है बेटा। यहाँ पे आपके पास में हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये एनर्जी जो रहेगी ये आपके पास में बॉडी के एटीपी प्रोडक्शन जो रहेगा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि आप आपकी बॉटनिक जो फिजियोलॉजी होगा उसके अंदर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके पास में एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, एक जो ऑर्गेनली है। और आपके पास में जो एनर्जी होगी वो आप फर्दर आपके जो भी मेटाबॉलिज्म होगा उसके अंदर आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके पास में दूसरे सेल ऑर्गेनली की तरह लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, जिसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर आपके पास में, अभी खुद सेल ऑर्गेनली है, इसके अंदर आपके पास में एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। ये वाला पार्ट जो है पूरा ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपके पास में। तो ये वाला जो शेडेड पार्ट मैंने है वाइट से जो शेड किया है अभी रिसेंट में, ये आपके पास मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर आपके पास में सिट्रिक एसिड, जो कि एक साइकिल होती है, जो कि हम लोग फर्दर बॉटनी के अंदर पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ इस जो सिट्रिक एसिड होता है इसके थ्रू ही हम लोग एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए जो भी मशीनरी रिक्वायर्ड है, जो भी एंजाइम रिक्वायर्ड है, वो आपके पास मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आपके पास में ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम है वो रिक्वायर्ड होती है। वंस अगेन ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस भी हम लोग रेस्पिरेशन का जो चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। बस आप एक मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए कि कुछ एंजाइम प्रेजेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर जो कि आपके पास में रोल प्ले कर रहे हैं एटीपी प्रोडक्शन में, और आउटर मेम्ब्रेन है
ओके। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास में एंजाइम्स प्रेजेंट है ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके पास में एनर्जी का सोर्स है। ओके। तो इसका नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। इट कैन बी फ्यू टू 1000 बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे कि मान लीजिए कोई मसल सेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फार मोर कंपेयर टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन अ स्किन। ओके। उसके अंदर आपके पास नाम मात्र हो सकता है, एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट हो। डायमेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें, 5 to 12 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होगी, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर आपके पास में इसकी विड्थ होगी। एक कंट्रोवर्शियल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सम टेक्स्ट दे ट्राई टू encourage it while some used to discourage it। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल साइज है वो अप्रॉक्स एक बैक्टीरिया के बराबर है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक यूकैरियोट सेल ने प्रोकैरियोट को खा लिया, एंड विद इवोल्यूशन एक जो प्रोकैरियोट था वो आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया में इवॉल्व हो गया, जस्ट इन केस। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है। ओके। अगर आप माने तो माने, नहीं माने तो आपकी मर्जी। ओके। इट इज़ अ पावर ऑफ द सेल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ। ओके, जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक हाइपोथेसिस है कि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक प्रोकैरियोट से इवॉल्व होकर बना है। तो इसका अपने पास में एक जेनेटिक मटेरियल ज़रूर होगा जो 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 इस थीसिस को, जो हाइपोथेसिस को प्रमोट करता है। और यहाँ पे आपके पास में आप देखेंगे कि मैटरनल डीएनए जो होता है वो आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सिर्फ 37 बेस पेयर होते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट रोल आपके पास मैटरनिटी डिस्प्यूट्स के अंदर आता है। जैसे कि कोई एक बच्चा है जिसके लिए दो लोग क्लेम कर रहे हैं, मदर्स जो होती हैं वो दो क्लेम कर रही हैं। सिंपली आपको कलेक्ट करना है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को बच्चे के डीएनए से एनालाइज करना है, क्योंकि माँ के अंदर जो ओवा होता है, ओके, जो मदर ओवा होता है उसका ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके बेटे के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ओके। सो सिंपल एज दैट, जो मैटरनल डीएनए होता है वो आपके पास मैटरनिटी डिस्प्यूट्स सॉल्व करने के काम में आता है। इतना काम का आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोग्राम सेल डेथ, जो कि अपोप्टोसिस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी। ठीक है, लाइसोसोम्स की जब हम लोग बारे में बात कर रहे थे, तो ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जिसके बारे में अगर आप चाहें तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में जो अंडर ग्रेजुएट जब आप करेंगे तब आपके पास में चीज़ आएगी। अभी आपके पास कोई रोल नहीं है, बट मैं एक मोटा मोटी आइडिया आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अब ये लिपिड बाइलेयर है, जब ये रप्चर करेगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है जब ये रप्चर करेगी, ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके इसको बता देता हूँ, सिंस ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। जैसे मान लीजिए इस पार्ट को हम लोग ब्रेक ऑफ कर देते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से ये ब्रेक ऑफ हो गया, थोड़ा सा छोटा रहे तो बेटर है, एक सेकेंड। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ हो गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर हो गई मान लीजिए। तो होगा क्या कि जो मैट्रिक्स का कंटेंट होता है ये सब बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट है, साइटोक्रोम सी। ये जब साइटोक्रोम सी आती है तो आपके पास इनिशिएटर कैस्पेजेस, इनिशिएटर कैस्पेज जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनसे आपके पास में एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो होंगे वो बनेंगे। ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो होते हैं ये आपके पास में आपके सेल के अंदर, ठीक है, एपोप्टोसिस को कॉज करेंगे, एपोप्टोसिस को स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपका सेल जो होगा वो मर जाएगा, ठीक है, वो सुसाइड कर लेगा, प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर सेल ऑर्गेनेली, दैट इज़ योर पैरोक्सिसोम। ठीक है, तो पैरोक्सिसोम और लाइसोसोम दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, बट जहीं लाइसोसोम्स के अंदर हम लोगों ने बात करा, इसके अंदर आपके पास में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है बेटा, इसमें आपके पास होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। वहीं आपके पास में जो पैरोक्सिसोम होता है उसके अंदर आपके पास में ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। ओके, जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, आई एम सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। ऑक्सीडेज एंजाइम होती क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपका सिंपली एक एंजाइम होगा जिसके अंदर एसिडिक नेचर होगा, जो आपके सबस्ट्रेट को डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, लाइकवाइज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डीएनएज, आरएनएज, ये सिंपली जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं ऑक्सीडेजेज एंजाइम जो होती हैं
ये आपके पास में फ्री रेडिकल को जनरेट करती है बेटा। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है बहुत खतरनाक है बेटा। ये जिस भी डीएनए आरएनए या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर मटेरियल होगा उसके साथ बाइंड करेगा तो ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देगा वहाँ पे। ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते ही उस स्ट्रक्चर के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जो ऑक्सीडाइजेज एंजाइम होते हैं O2 से, ये सुपर ऑक्साइड के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट होता है O2 नेगेटिव, और O2 नेगेटिव से फर्दर ये परऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि आपके पास सबसे खतरनाक, जो कि वन ऑफ द खतरनाक चीज़ है। लेकिन इससे भी खतरनाक आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन होता है बेटा। और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर ये किसके थ्रू कन्वर्ट होता है? आई एम सॉरी, हाइड्रोक्सिल आयन। और हाइड्रोक्सिल आयन में ये एक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग फेंटन्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये फेंटन्स रिएक्शन कैसे होती है बेटा? फेंटन्स रिएक्शन आपके पास होती है, जो मैं एक सेकेंड, ये पेन मेरा स्टक हो गया, एक सेकेंड बस बेटा, मैं अभी आपको बताता हूँ फेंटन्स रिएक्शन क्या होती है। Fe2+ से H2O2 जो होता है ये अपने पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये अपने पास हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस ये आपके पास Fe3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन आपके, ये पूरे फेंटन्स रिएक्शन होती है। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये आपके पास सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हमेशा प्रेजेंट होगा, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा ये आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करेगा और उसकी मेम्ब्रेन को, या फिर आपका डीएनए होगा या प्रोटीन होगा, कोई भी आपके पास में जो भी एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है सेल का, उसके साथ ये बाइंड करेगा और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये आपके पास बहुत खतरनाक चीज़ है। तो परऑक्सीजोम आपके पास वही काम कर रहा है जो लाइसोसोम कर रहा था, बस दोनों के मोड अलग अलग हैं। ये वही बात हो गई कि एक जना बंदूक से गोली मार देगा और एक आपके पास चाकू घोप के मार देगा। तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो आपके पास लाइसोसोम के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, और ऑक्सीडेजेज एंजाइम जो है वो आपके पास में परऑक्सीजोम के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, दोनों में फ़र्क क्या है। मूविंग ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली, ओके, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। तो इनका रोल आपके पास में बहुत लिमिटेड रोल है बेटा। अगर आप आपके अभी के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, जब आपके पास में हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में आपको बहुत डिटेल्ड एक एनालिसिस एक लेक्चर देंगे, ठीक है। तो इसका अभी आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि ये होता क्या है। सेंट्रियोल्स आपके पास में सेल ऑर्गेनली होते हैं जो कि रैंडमली आपके पास में नॉर्मली प्रेजेंट होगी, लेकिन जब आपके पास सेल डिवाइड करेगा तो ये सेंट्रियोल्स जो होंगे, जो कि इनिशियली 90 डिग्री पे हमेशा अरेंज होते हैं, ठीक है। ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पे अरेंज मिलेंगे आपको। इस स्ट्रक्चर को अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे, यहाँ से मैंने डिपिक्ट करी है चीज़, मैंने सर्कल में मैंने आपको बताया है कि सेंट्रियोल्स जो होंगे, सेंट्रोजोम्स होंगे, आई एम सॉरी, जो सेंट्रोजोम्स होंगे, दो सेंट्रोजोम्स होंगे, ये आपके पास हमेशा परपेंडिकुलरली ही अरेंज होते हैं, न्यूक्लियस के पास में ही हमेशा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जब आप इसके स्ट्रक्चर को जूम आउट करेंगे तो आपको ट्रिपलेट ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्रिपलेट ऑफ स्ट्रक्चर जो होंगे ये आपको पेरिफेरी में हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। along the circumference of centrosomes you can see the centrioles। so centrioles और centrosomes के अंदर आपको डिफरेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं। ये मेटाफेज स्टेज होता है जो कि आप सेल डिवीजन में आगे पढ़ेंगे बेटा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हो गई है जो कि मैंने आपको कहा है, मैं आपको फर्दर चीज़ें बताऊंगा। एक ओवरव्यू में बस आपको इस लेक्चर के थ्रू दे रहा हूँ कि आपके पास सेल ऑर्गेनलीज होती क्या हैं, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं और इनका क्या क्या एक माइन्यूट सा फंक्शन। अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा है तो डोंट वरी, हम लोग आगे भी इनके बारे में बात करेंगे, तब आप इन नोट्स को वापस एक बार रिवाइज करिएगा बिल्कुल ज़रूर से, और एनसीईआरटी आपको मिस नहीं करनी है। लास्ट टॉपिक ऑफ द इवनिंग, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट होते क्या हैं। ये भी आपके पास सेल ऑर्गेनलीज है जैसा कि आप जानते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है इसको आप हाईवे ऑफ सेल कह सकते हैं या फिर आप मेट्रो ऑफ द सेल कह सकते हैं। ये आपके पास में एक चैनल प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ये हॉलो ट्यूब होगी, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। तो ये होती है आपकी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इट इज़ योर माइक्रोट्यूब्यूल कि आपका एक ट्रांजिट सिस्टम है जिसके थ्रू आप एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास अब कौन कौन से ट्रेन से इसके थ्रू जा सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, योर क्रोमोजोम, ओके, योर सिक्रीटरी ग्रैन्युल्स एटसेट्रा, जो भी मटेरियल है वो सब इस
ट्रांजिट माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू जा सकते हैं। इस रेलवे सिस्टम माइक्रोट्यूब्यूल का वो उपयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में आपको फ़र्क जाना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अभी ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, लेकिन कल या परसों या 3 दिन बाद जब आपसे मैं पूछूंगा, आप माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट की जगह बता रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक्रोट्यूब्यूल आपके पास वो ट्यूब है जिसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये आपको एक चैनल दे रहा है, एक नेटवर्क दे रहा है, जिसके थ्रू आपके पास सेल के अंदर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ हाईवे है ये सेल का, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पार्ट की तरफ आप जा सकते हैं। ओके, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट आपके पास में एक्टिन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, अब एक्टिन, एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, जहाँ पे एक्टिन का नाम आ जाता है ना, वहाँ पे आप हमेशा मोशन के बारे में बात करते हैं, मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्टिन आपके पास मसल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद मोबिलिटी। ओके, तो अब आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दोनों आपके पास मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इंट्रा सेलुलर मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहा है, वहीं माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहा है। जैसे कि आपके पास में एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देके बताता हूँ। ओके, खाली स्पेस है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देके बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई इंजरी हुई, ये मेरा सेल का पार्ट है, ये मेरी ब्लड वेसल्स है। ओके, यहाँ पे कोई पैथोजन हम लोगों ने डिटेक्ट किया, या फिर यहाँ पे कोई इंजरी हुई, ठीक है। अब इंजरी होगी यानी सेल ब्रेक होगा, उसके अंदर से आपके पास में कीमोकाइंस रिलीज होते हैं बेटा। कीमोकाइंस आपके पास में समझ लीजिए सेल का सेंट होता है, जैसे ही सेल पे लगेगा उसमें से कुछ केमिकल्स जो होंगे वो रिलीज़ होंगे, और ये जो केमिकल्स होंगे ये आपकी बॉडी एसेस करेगी और इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करेगी। इस इन्फ्लामेशन से होगा क्या कि ब्लड वेसल जो होंगे, ये ब्लड वेसल से बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना करे, ये आपके पास में आपकी ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स जो होती है बेटा, ये आपके पास में यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। अब होता क्या है, ब्लड वेसल जो होंगी इन्फ्लामेशन के केस में स्ट्रेच होती है, ठीक है, ये स्ट्रेच होगी पूरी पूरी, डायलेट करेंगे, इसको हम लोग डायलेटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये पोर्स जो होंगे, ठीक है, ये बढ़ जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पोर्स जो यहाँ पे बड़े बड़े हुए हैं, इसके थ्रू होगा क्या कि कीमोकाइंस को ट्रेस करते हुए आपका न्यूट्रोफिल जो होगा वो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका न्यूट्रोफिल है, एक सेल है जो कि आपके पास डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ये इंजर्ड सेल है इसको रिपेयर करने के वास्ते, इसको खाने के वास्ते, जो भी यहाँ पे टिश्यू रिपेयर होगा या फिर जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी कंपोनेंट है जिसको हम लोग को हटाना है, उसके लिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल अपॉइंट होगा। तो ये न्यूट्रोफिल इस कीमोकाइन को फॉलो कैसे कर रहा है, मेरा मेन कंसर्न वो है। ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताया जिसके अंदर न्यूट्रोफिल जो होता है ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस कर गया, लेकिन इसको मूवमेंट के लिए, इसके मूवमेंट के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है बेटा, इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन कंटेनिंग। तो होता क्या है कि आपके पास जो न्यूट्रोफिल है, इसको मैं मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, जो आपका न्यूट्रोफिल है, यहाँ पे अगर आपके पास कीमोकाइंस है जो कि इसने सेंस करें, तो आपके पास में कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल्स यहाँ पे ओपन होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में एक्टिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और इस एक्टिन के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपके पास में ये स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग फिलोपोडिया भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा पेन स्टक कर रहा है, एक सेकेंड आप मुझे दीजिए। हाँ, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, और ये आपके पास में साइट की तरफ यानी कीमोकाइंस के तरफ ये भंवरा उड़ता पहुंच जाएगा। ओके, ये कीमोकाइंस की तरफ उड़ता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तो इस पूरी कहानी का बेटा सार यहाँ पे ये निकलता है कि माइक्रोफिलामेंट है क्या। माइक्रोट्यूब्यूल तो आपने समझ लिया हाईवे ऑफ सेल है, तो माइक्रोफिलामेंट जो है ये आपके पास एक शरारती एलिमेंट है जो कि मूव कराएगा आपके सेल को, मोबिलिटी को हेल्प करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द सेल। ओके, so this is all about this lecture. I hope I have made things clear. Go and read your NCERT again.
It is a very important book. Even after every lecture, you need to see through it. Okay. So thank you very much, and I hope you will study better. Good luck, beta. Do hard, do well.